दोस्तों नमस्कार। मैं B.M. मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी गुनाह की गली। सूरज, मुझे ये काम पसंद नहीं आ रहा है। भला तुम ही बताओ, आज जिसका घर हमने साफ किया है उसके ऊपर क्या बीतेगी। तुमने तो उसके खाने पीने के बर्तन तक नहीं छोड़े। फिर पुलिस जिस दिन दबोचेगी ना, सूद समेत सब वसूल लेगी। गांव भर में बेइज्जती होगी अलग से। न जाने जेल में कितने दिन काटने पड़े। सूरज, मैंने सोचा है कि अब मैं गांव लौट जाऊंगा। ये सब मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन रवि लाख कोशिशों के बावजूद गांव नहीं लौट पाया। और एक दिन वही हुआ जो हर अपराधी के साथ होता है। तो आइए सुनते हैं कुसंगत के कारण गुनाह के दलदल में फंसे एक युवक की ये शिक्षाप्रद कहानी। देखो रवि, किस्मत का खेल। एक रात में ही हमने लाख रुपए से अधिक कमा लिए। है कोई ऐसा काम जिससे एक रात में कोई इतना पैसा कमा सके? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे साथ रहोगे तो किस्मत चमक जाएगी। कमरे के एक कोने में चोरी किए हुए सामान और रुपए छुपा रहे सूरज की खुशी का कोई ठिकाना न था। 5 साल हो गए इस धंधे में आए हुए। सूरज को पहली बार इतनी बड़ी सफलता मिली। रात भर हाथ पांव मारने के बाद उसे अब तक बमुश्किल 5-10 हजार ही मिल पाते थे, वो भी हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार। सूरज ने आज पहली बार रवि के साथ एक बड़े बंगले में हाथ आजमाया और कैश सहित लाखों के सामान पार करने में सफल रहा। रवि, इसे कहते हैं हाथ की सफाई। न जाने कितनी बार मार खाने के बाद मैंने सीखा है ये हुनर। सूरज सीना चौड़ा करते हुए बोला। लेकिन सूरज, मुझे ये काम पसंद नहीं आ रहा है। भला तुम ही बताओ, आज जिसका घर हमने साफ किया है उसके ऊपर क्या बीतेगी। तुमने तो उसके खाने पीने के बर्तन तक नहीं छोड़े। फिर पुलिस जिस दिन दबोचेगी ना, सूद समेत सब वसूल लेगी। गांव घर में बेइज्जती होगी अलग से। न जाने जेल में कितने दिन काटने पड़े। सूरज, मैंने सोचा है कि अब मैं गांव लौट जाऊंगा। यह सब मुझसे ना हो पाएगा। तुमने अगर दोस्ती का वास्ता न दिया होता तो इस गंदे काम की ओर मैं कभी कदम न बढ़ाता। मैं जितनी बार तुम्हारे साथ जाता हूं, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है। अरे कौन सी आत्मा यार, कोई आत्मा वो आत्मा नहीं होती। आत्मा को देखोगे तो भूखे मर जाओगे। गांव में बैठे कौन सा तीर मार रहे थे। दिन भर माँ बाप के ताने ही तो सुनते थे। अब भला कम से कम भरपेट खाना तो मिल रहा है। और खाना ही क्या, अगर ऐसे ही सफाई के साथ काम करते रहे तो कल हमारे पास खुद का घर, गाड़ी और बहुत कुछ होगा। सूरज ने रवि के कंधे पर हाथ रखकर उसका उत्साह बढ़ाने की कोशिश की। सूरज, नहीं चाहिए मुझे घर और गाड़ी। भूखे पेट ही सो जाऊंगा, लेकिन हराम की इन पैसों की मटर पनीर नहीं पचा पाऊंगा। सुन लूंगा माँ बाप के ताने। पुलिस की पिटाई से तो अच्छा है कि माँ बाप से ही मार खा लूं। कल सुबह ही मैं गांव चला जाऊंगा। कोई अच्छा काम मिलेगा तो ठीक, नहीं तो घर में ही कोई छोटी मोटी दुकान खोल लूंगा। रवि सूरज की आंखों से आंखें मिलाता हुआ दृढ़ होकर बोला। ऐसे कैसे लौट जाओगे गांव? इतना आसान थोड़ी न है। 6 महीने हो गए मेरे साथ रहते हुए। अब तक तुमने मेरे साथ करीब 50 चोरियां की हैं। भले ही हम नहीं पकड़े गए, लेकिन थाने में रिपोर्ट तो दर्ज ही हुई होंगी। पुलिस हमें जरूर तलाशती होगी। बड़े मतलबी दोस्त हो तुम। मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? हाँ, अगर जाना ही है तो चले जाओ,
लेकिन कल अगर पुलिस मुझे पकड़ लेगी तो तुम्हारा नाम तो बताना ही पड़ेगा ना। फिर क्या करोगे रवि? कुटिल मुस्कान के साथ अब सूरज के बोलने का अंदाज बदला सा लग रहा था। देखो सूरज, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। हमने साथ पढ़ाई की, हमेशा साथ रहे। इस लिहाज से मैंने तुमसे शहर में काम दिलाने के लिए कहा था। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इस दलदल में धकेल दोगे। फिर भी जब तुमने दोस्ती का वास्ता दिया तो मैं मजबूरी में तुम्हारा साथ देने लगा। अब बहुत हो गया सूरज, अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये काम। सोच लो रवि, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। यह कहते हुए सूरज कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में अकेले बैठे रवि के मन में तूफान सा उठ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसका सिर फट जाएगा। लंबी सांस लेते हुए वो दरवाजे के बाहर की ओर ताकने लगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसे इस मुसीबत से उबरने का कोई रास्ता दिख जाए। कितना सीधा था ये सूरज, पढ़ने में भी ठीक था, फिर न जाने कैसे इस गलत रास्ते पर चल पड़ा। पढ़ाई खत्म होने के बाद सीधे शहर भाग आया था। मैंने पूछा तो बोला कि शहर में एक अच्छा काम मिल गया है, खूब पैसे मिलेंगे। मुझसे कितनी बार बोला, शहर आ जाओ, तुम्हें भी किसी काम में लगा देंगे। वो तो मैं ही टालता रहा। अगर अम्मा बाबू बार बार मुझे धरती का बोझ कहकर न बुलाते तो मैं कभी न कहता इससे काम दिलाने के लिए। वो तो यहां आकर पता चला कि कौन सा अच्छा काम करता है ये। रवि उस मनहूस घड़ी के बारे में सोच ही रहा था कि सूरज दौड़ता हुआ आया। रवि, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें गांव लौटना है तो लौट जाओ, लेकिन आज आखिरी बार मेरी मदद कर दो यार। कैसी मदद? रवि ने संदेह भरी नजरों से सूरज की ओर देखा। रवि, अभी मैं एक बड़े से घर की रेकी करके आया हूं। पड़ताल करने पर पता चला है कि फिलहाल उस घर में अकेली एक महिला है। काम आसान रहेगा, घर बहुत बड़ा है, खासा माल मिलेगा। इस बार यदि हम सफल हो गए तो महीनों बैठकर ऐश करेंगे। बस रवि, अंतिम बार, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, फिर चले जाना गांव। सूरज की पहले की बातों से रवि थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए उसने बेमन हाँ में सिर हिला दिया। रात 1 बजे रवि और सूरज घर से निकले। अंधेरी गलियों में करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद एक घर की ओर इशारा करते हुए सूरज ने रवि को संकेत दिया। नहीं सूरज, ये तो मेरी बहन का घर है। जीजा जी एक कंपनी में सेल्समैन है। उन्होंने अपनी एक एक पाई लगा दी है इस घर में। रहने दो सूरज। रवि, ये समय रिश्तेदारी निभाने का नहीं है। हमारे धंधे में कोई रिश्तेदार नहीं होता। हमें केवल माल से मतलब है। माल किसका है इससे क्या लेना देना। चलो जल्दी करो, कहीं कोई आ ना जाए। रवि का हाथ पकड़ते हुए सूरज आगे की ओर बढ़ा, लेकिन रवि ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। नहीं सूरज, मैं यहां नहीं घुस सकता। रवि लौटने को हुआ तो सूरज होठों को चबाते हुए शातिराना अंदाज में बोला, सोच लो बेटा, पुलिस जब मुझसे पूछताछ करेगी तो तुम्हारा नाम सामने तो आ ही जाएगा। डर के मारे रवि सूरज के साथ चल पड़ा। घर के अंदर घुसने के बाद सूरज ने एक एक कर सभी कमरों को खंगाल डाला, लेकिन छोटे मोटे सामानों के अलावा कोई कीमती सामान उसके हाथ नहीं लगा। सूरज की नजरें चारों ओर हवा की गति से दौड़ रही थी। रवि उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो अब लौट चले, कुछ नहीं मिलेगा यहां। इसी बीच सूरज की नजर
बाहर के कमरे में पड़ी। वहां एक महिला सो रही थी। गहनों के नाम पर उसने सिर्फ एक मंगलसूत्र पहन रखा था। चलो रवि, खाली हाथ तो लौटेंगे नहीं, ये मंगलसूत्र ही लेते चलते हैं। नहीं सूरज, ये मेरी बहन राधा है, छोड़ दो इसे। चलो हम किसी दूसरे घर चलते हैं, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। सूरज ने रवि का मुंह दबाते हुए अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और राधा की गर्दन पर टिका दिया। रवि चीख पड़ा। तेज आवाज सुनकर राधा जाग गई। रवि, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज हम फंस जाएंगे। ये कहते हुए सूरज ने अपने हाथों की पूरी ताकत चाकू पर लगा दी और राधा के लहूलुहान गले से मंगलसूत्र खींच लिया। चाकू गले के अंदर तक धंस चुका था। थोड़ी देर छटपटाने के बाद राधा शांत हो गई। शायद उसने रवि को देखा तक नहीं। सूरज मंगलसूत्र लेकर भाग निकला। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। वो खून से लथपथ राधा को एकटक देख रहा था। बहन, तुमने तो मुझे पश्चाताप का भी मौका नहीं दिया। न जाने इस जघन्य अपराध का बोझ लेकर मैं कैसे जी पाऊंगा। सुध बुध खो चुका रवि राधा के शव को हिला डुलाकर उसमें सांसें ढूंढ रहा था। तभी सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। रवि ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। गुनाह की गली ने रवि को अंततः उस काल कोठरी तक पहुंचा दिया जो हर अपराधी के नसीब में होती है। सजा पूरी होने के बाद रवि चोरी के अपराध को तो भूल गया, लेकिन राधा के कत्ल का गुनाह उसे जीवन भर तड़पाता रहा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।